हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। क्लैट 2025 के प्रिपरेशन के लिए हम करंट अफेयर्स की एक न्यू वीकली सीरीज लेके आए हैं एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ आवर वीकली सीरीज, जिसमें हम थर्ड वीक ऑफ मे के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं इस वीडियो की बात करूं और इस सीरीज़ की बात करूं, ये सीरीज़ आपके करंट अफेयर्स को कवर करेगा, आपके लीगल करंट अफेयर्स को कवर करेगा, इसके साथ साथ आपके स्टैटिक जीके को भी कवर करेगा और इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल से हमने अपने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, जिससे आपके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स भी कवर हो जाएंगे। साथ ही वर्ड ऑफ द वीक, इससे रिलेटेड भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं कि कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं इस वीक में जो आपको प्रिपेयर करने हैं और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे, दिस इज़ माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मैंने कई सारे प्रोमिनेंट लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाले हैं, जिसमें LLB एंड LLM दोनों शामिल है। साथ साथ मैंने UGC नेट इन लॉ भी क्वालिफाई किया है। सो जो भी इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल की मिलती रहें। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो ये सीरीज़ है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 13 to 18 मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये सारे करंट अफेयर इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू से लिए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम 13 मई की बात करते हैं। सो 13 मई में पहले ही पेज पे आपको मिल जाता है कि नेमो हु इज़ द फर्स्ट नॉन बाइनरी विनर ऑफ यूरोविजन कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन बनता है हु इज़ द फर्स्ट नॉन बाइनरी विनर ऑफ यूरोविजन कंटेस्ट, सो दैट्स नेमो, और उनको उनके सॉन्ग द कोड के लिए ये अवार्ड मिला है। यूरोविजन की अगर हम बात करें तो 68 यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट इसमें नेमो जीतते हैं और यूरोविजन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है सिंगर्स के लिए और एनुअली इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। इस साल ये कंटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था मेल्मो, स्वीडन में, और स्वीडन में ये 7वीं बार ऑर्गेनाइज किया गया है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नेपाल ने भारत के 3 एरियाज़ को अपने 100 रुपये के नोट पे दिखाया है। सो वो 3 एरियाज़ हैं लिपुलेक, काला पानी एंड लिम्पियादुरा। सो ये 3 एरियाज़ नेपाल ने अपने 100 रुपीज़ के नोट पे दिखाया है। सो लिम्पुलेक, काला पानी एंड लिम्पियादुरा ये तीनों ही भारत के उत्तराखंड स्टेट के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के पार्ट हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इन तीनों एरियाज़ की बात करूँ तो ये तीनों ही रीजन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का एक ट्राई जंक्शन बनता है, वहाँ पर ये तीनों एरियाज़ आपको मिल जाएंगे। अब नेपाल की जब हम बात करते हैं तो नेपाल के साथ ट्रिटी ऑफ सगौली होती है। सगौली एक प्लेस है विच इज़ इन बिहार, और ट्रिटी ऑफ सगौली साइन होती है दिसंबर 1815 में, और इस ट्रिटी ऑफ सगौली के थ्रू ही नेपाल का जो बॉर्डर है वो डिमार्केट कर दिया जाता है। दिस ट्रिटी वॉज बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द किंग ऑफ नेपाल, जिसके बाद नेपाल का बॉर्डर वेल डिफाइन कर दिया जाता है और डिमार्केट कर दिया जाता है। डिमार्केशन जो नेपाल की बॉर्डर होती है वो महाकाली रिवर वेस्ट साइड में, यहाँ से लेकर मेची रिवर विच इज़ इन ईस्टर्न साइड, यहाँ तक पूरी डिमार्केशन होती है। दैट इज़ महाकाली रिवर ऑन द वेस्टर्न साइड एंड मेची रिवर इन द ईस्टर्न साइड। अगर मैं महाकाली रिवर की बात करूं तो महाकाली रिवर को शारदा रिवर कहते हैं इंडिया में, एंड शारदा रिवर ये 2 रिवर से मिलके बनती है, काला पानी रिवर एंड कुथी यांगती रिवर, और कई बार इस रिवर को काली रिवर भी कह दिया जाता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। नेपाल, इसकी कैपिटल है काठमांडू, एंड इसका अगर मैं बात करूं नेपाल में एक इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर है साक का। सो साक हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू, नेपाल। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम बिरसा मुंडा जी के बारे में जानें। सो बिरसा मुंडा जी, अगर हम इनकी बात करें तो इनका बर्थ होता है उलिहातू विच इज़ इन कुंती डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। बिरसा मुंडा जी को धरती बाबा कहा जाता है, धरती बाबा मीनिंग द फादर ऑफ अर्थ। और इनका अगर मैं बात करूँ ये जिस स्टेट से हैं, झारखंड से, झारखंड का फॉर्मेशन भी बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी पे होता है, और झारखंड 2000 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। सो बिरसा मुंडा जी का जो बर्थ हुआ था वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था, और 15 नवंबर 2000 में झारखंड को बनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन मोबिलाइजिंग द ट्राइबल पीपल, और ट्राइबल कम्युनिटी को मोबिलाइज किया उन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश, एंड इनके एफर्ट्स की वजह से ही जो ऑफिशियल्स हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स,
इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लॉ प्रोटेक्टिंग द लैंड राइट्स ऑफ ट्राइबल। सो ट्राइबल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने केवल इन्हीं का एफर्ट था, जिसके बाद लॉज को इंट्रोड्यूस किया था। बिरसा मुंडा ने अपना एक फेथ भी बनाया था विच इज़ बिरसाइट, और बिरसाइट को फॉलो करने वाले मुंडा एंड ऑरियन कम्युनिटी के लोग थे। अगर मैं बात करता हूँ इस फेथ की, तो कई मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कन्वर्जन हो रहा था क्रिश्चियंस के द्वारा, जिसके बाद उन्होंने बिरसा मुंडा जी ने ये फेथ बनाया। बिरसा मुंडा वाइट फ्लैग का यूज़ करते थे और वाइट फ्लैग वॉज द सिंबल ऑफ बिरसा राज, और उसके लिए उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया था। अगर मैं बात करूं झारखंड फाउंडेशन डे की, तो झारखंड का मतलब होता है द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, और झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा जी, दैट इज़ ऑन 15 नवंबर ईयर 2000। अगर मैं बॉर्डर्स की बात करूं, तो झारखंड बॉर्डर शेयर करता है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, दैट इज़ 5 स्टेट्स के साथ, 5 इंडियन स्टेट्स के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। और झारखंड में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है विच इज़ बेतला नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आया था लॉस्ट एंड फाउंड हीरा मंडी से रिलेटेड, और हीरा मंडी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी आ रही है, तो हम कुछ जान लेते हैं हीरा मंडी किस पे बेस्ड है। सो हीरा मंडी की जब हम बात करते हैं, सो हीरा मंडी इज़ बेसिकली अ नेटफ्लिक्स सीरीज़ विच इज़ डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, और इट इज़ अ टेल ऑफ तवायफ्स एंड कोर्टिसियन। तवायफ्स एंड कोर्टिसियंस के बारे में है, और इस चीज़ के बारे में है कि मुग़ल एरा में तवायफ्स कितनी पावरफुल थी। सो तवायफ्स की जब हम बात करते हैं, सो द वर्ड तवायफ, इसका उर्दू में अगर हम देखें तो ये वर्ड लिया गया है उर्दू वर्ड से तवफ से, तवफ जिसका मतलब होता है सर्कल अराउंड, मतलब गोल गोल घूमना। अगर हम तवायफ्स को देखें तो बेसिकली ये डांस परफॉर्म करती थी कोर्ट में, और डांस परफॉर्मेंस में इनके जो परफॉर्मेंस थे उसमें वो गोल गोल घूमती थी, स्पिन अराउंड करती थी। जैसे कथक जो है ये परफॉर्म करती थी, तो कथक में गोल गोल घूमना होता है, जिसकी वजह से इनका नाम तवायफ पड़ गया। तवायफ बेसिकली अपने टाइम की वेल रेड वुमेन एंड वेल एजुकेटेड वुमेन थी, और ये अकम्प्लिश पोएट भी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, पोएट थी, और इन्होंने अपनी स्किल्स जो थी डांस की, पोएट की, ये पूरी ज़िंदगी इन्होंने सीखी थी। सो दे वर वेल ट्रेन्ड। ब्रिटिश रूल में जो तवायफ्स थी नॉर्थ इंडिया में, बेजिस थी बंगाल में, और नेकिन्स गोवा की, इन तीनों को कलेक्टिवली नाच गर्ल या नच गर्ल कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि तवायफ्स केवल नाच गाने में ही मशरूफ़ रहती थी, इन्होंने 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने एज ए इन्फॉर्मर या मैसेंजर या कॉन्स्पिरेटर की तरह भी काम किया, और कई सारे रिबेलियंस को अपने कोठे में छुपाया भी है। अजीजुन बाई एक ऐसा ही एक नाम है जिन्होंने ये काम किया है। अगर हम नच गर्ल ऑफ इंडिया, डांसर, सिंगर, प्लेमेट, ये किताब है एक प्राण नेविल ने लिखी है, अगर हम इसकी बात करें तो इस किताब से हमें मिलता है कि जो नॉर्थ इंडिया में तवायफ्स थी दे वर वेरी वेल्दी, और काफ़ी पैसा था इनके पास, पावर थी, प्रेस्टीज, पॉलिटिकल एक्सेस, एंड दे वर कंसिडर्ड एज अ अथॉरिटी ऑन कल्चर। अब अगर मैं बात करूं कई सारी नोबेल फैमिलीज जो थी, कई सारे जो बड़े लोग थे वो अपने बेटों को, सन को इनके पास भेजती थी ताकि वो तहजीब सीखें, एटिकेट सीखें, बात करने का तरीका सीखें, दैट इज़ द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। सो तवायफ्स वर वेरी वेल ट्रेंड। कई सारी प्रोमिनेंट तवायफ्स हैं, उनका नाम आपको यहाँ मिल जाएगा, और तवायफ्स जो हैं दे वर बेसिकली एसोसिएटेड विद द आर्ट ऑफ ठुमरी, गज़ल, दादरा, छोटा ख्याल एंड कथक। कथक की अगर मैं बात करूं, कथक इज़ द स्टेट डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं बात करूं एक फेमस तवायफ की, तो गौहर जान बहुत ही फेमस तवायफ थी अपने टाइम की, और इनको क्वीन ऑफ ग्रामाफोन रिकॉर्ड भी कहा जाता था, और ऐसा इसलिए कहा जाता था बिकॉज शी वॉज द लेजेंडरी डांसर एंड सिंगर, और इन्होंने 600 से ज़्यादा गाने भी रिकॉर्ड किए हैं 1902 से लेके 1920 के बीच में, और इन्होंने कई सारी लैंग्वेजेस में गाने रिकॉर्ड किए, चाहे बंगाली हो, गुजराती हो, तमिल, मराठी, अरबिक, पर्शियन, पश्तो, फ्रेंच एंड इंग्लिश में। इन्होंने जॉर्ज 5 के आगे परफॉर्म भी किया है इन द फेमस दिल्ली दरबार इन 1911। अब अगर मैं बात करता हूँ गौहर जान की, तो एक टाइम पे महात्मा गांधी ने भी इन्हें अप्रोच किया था कि वो स्वराज फंड में कुछ पैसा डोनेट करें, और गौहर खान ने शर्त रखी थी कि अगर आप मेरे यहाँ आएंगे मेरे परफॉर्मेंस को देखने,
तो मैं ज़रूर ये काम करूँगी। गांधी जी इसके लिए प्रॉमिस कर देते हैं बट वो पहुँच नहीं पाते, लेकिन जो 24,000 रुपये इकट्ठा होते हैं उसमें से 12,000 रुपये गौहर जान डोनेट कर देती हैं स्वराज फंड में, और बाकी पैसे वो इसलिए नहीं देती क्योंकि गांधी जी आए नहीं थे और उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया था। विक्रम संपत ने एक किताब लिखी है उनके ऊपर, माई नेम इज़ गौहर जान, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ऐसा कहा जाता था ये बहुत ही वेल्दीएस्ट थी अपने टाइम में। बेगम हजरत महल, शी वॉज ऑल्सो वेरी फेमस, ये बेगम ऑफ अवध भी बनी बाद में जाके, और शी वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह, और इनका नाम महक परी भी पड़ा बाद में। उसके बाद जदान बाई हुसैन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फेमस या लेजेंडरी एक्ट्रेस नरगिस की मदर है। नरगिस कौन है? नरगिस संजय दत्त की मदर है। सो उनकी मदर है जदान बाई, शी वॉज ऑल्सो अ फेमस तवायफ, और वो म्यूज़िकल टैलेंट में बहुत ज़्यादा फेमस थी। फूल गेंदवा ना मारो, ये जदान बाई एंड रसूलन बाई ने लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग। उसके बाद मुख्तार बेगम, ये लाहौर से थी एंड शी वॉज नोन एज क्वीन ऑफ पारसी थिएटर एंड हिंदी सिनेमा। उसके बाद हीरा मंडी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, एक फेमस सीरीज़ है जो संजय लीला बंसाली अभी उन्होंने बनाई है, नेटफ्लिक्स पे आएगी। रिसेंटली ओलियंडर फ्लावर को बैन कर दिया गया है केरला में। सो ओलियंडर फ्लावर की अगर हम बात करें, इसको बैन इसलिए किया गया क्योंकि एक लेडी थी, उन्होंने इसके पत्ते गलती से खा लिए और उनकी डेथ हो गई। ओलियंडर फ्लावर की अगर हम बात करें तो इसका मेडिकल यूज़ भी है। मेडिकल यूज़ इसका स्किन डिसीज़ में किया जाता है और इसका मेंशन चरक संहिता में भी कर रखा है। इसके साथ साथ लेप्रोसी या कुष्ठ में भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन ओलियंडर फ्लावर टॉक्सिक भी है और इसकी टॉक्सिसिटी होती है ड्यू टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स सच एज ओलियंड्रिन, फोलिनेरिन एंड डिजिटॉक्सीजेनिन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको केरला में बैन कर दिया गया। पूछा जा सकता है कौन से स्टेट में बैन किया गया है टेम्पल्स में? सो केरला टेम्पल्स। रिसेंटली एक आर्टिकल आया है ऑन द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया और इसमें हमें मिलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में चाइना हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है और चाइना से हम $101.7 बिलियन, दैट इज 101.7 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट लेते हैं एंड एक्सपोर्ट उसको हम 16.67 बिलियन का करते हैं। ये रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, दैट इज GTRI। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो यूएस वॉज अवर ट्रेडिंग पार्टनर, प्रोमिनेंट ट्रेडिंग पार्टनर, और 2022 में भी यूएस वॉज आवर प्रोमिनेंट ट्रेडिंग पार्टनर और इससे पहले चाइना हमारा प्रोमिनेंट ट्रेडिंग पार्टनर था। तो हम कह सकते हैं कि 2 साल बाद चाइना ने अपना स्पॉट दोबारा वापस लिया और चाइना हमारा दोबारा से टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है मैग्नस कार्लसन के बारे में और ये आर्टिकल है वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड में एक चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पर मैग्नस कार्लसन जीतते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू सप्तपति, एक लीगल आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मर जज ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट ने आर्टिकल लिखा है। सो सप्तपति होता क्या है? द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप बाय ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सेक्रेट फायर। शादी के समय आग के चारों तरफ 7 बार फेरे लेना, इसे सप्तपति कहते हैं। और सप्तपति के बारे में ये आर्टिकल है कि सप्तपति जो है इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, और इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं, जैसे डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल। इस केस में कहा गया इफ नो सप्तपति सेरेमनी इज परफॉर्म अ हिंदू मैरिज बिटवीन 2 पीपल कैन नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड, दैट इज बिना सप्तपति के हिंदू मैरिज को वैलिड नहीं ठहराया जाएगा। अब वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बात करता है सेरेमनीज फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज, और सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, एक हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। और हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो हिंदू लॉ, इसके लिए कमेटी बनी थी हिंदू लॉ को कोडिफाइड करने के लिए और इस कमेटी को हेड किया था BN राव ने। एक और इम्पॉर्टेंट एंड सेलिब्रेटेड केस है इलावरासन वर्सेस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जहाँ पे ये बेसिकली केस है तमिलनाडु एक्ट से रिलेटेड ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, और इसमें कहा गया था सेक्शन 7A अप्लाइज टू एनी मैरिज बिटवीन 2 हिंदू सोलेमनाइज इन द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव फ्रेंड्स एंड अदर पर्सन। इनके प्रेजेंस में भी अगर मैरिज सोलेमनाइज होती है तो सेक्शन 7A दैट इज वैलिडिटी ऑफ मैरिज होगी। सो इस आर्टिकल को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा अपनी एक सेपरेट वीडियो में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है इंडोनेशिया से। माउंट मेरापी विच इज़ वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडोनेशिया
इसमें लावा निकलता है इससे, जिसकी वजह से फ्लड आ जाती है। और अगर मैं इंडोनेशिया की बात करता हूँ, इंडोनेशिया में 128 टोटल वॉल्केनो है, जिसमें से 80 अभी भी एक्टिव हैं, 80 वॉल्केनोज अभी भी एक्टिव, और 5 ऐसे वॉल्केनो हैं जो समुद्र के अंदर, दैट इज सबमरीन वॉल्केनो हैं। सो ऐसा क्यों है कि यहाँ पे इतने सारे वॉल्केनो है? रीज़न है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया का होना। सो इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। आपने देखा होगा एक रिंग बनती है ऑस्ट्रेलिया से लेके इंडिया से पहले, दैट इज़ यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया एक रिंग बन जाती है विच इज़ नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक ओशियन में है। इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट आर्कियोपेलॉगी। आर्कियोपेलॉगी क्या होता है? आर्कियोपेलॉगी होता है चेन और ग्रुप ऑफ आइलैंड जो आपके ओशियन या रिवर में होते हैं। मतलब आपके ऐसे करके चेन ऑफ आइलैंड होंगे जो ओशियन में होंगे, इसे आर्कियोपेलॉगी कहते हैं। और इंडोनेशिया लार्जेस्ट आर्कियोपेलॉगी है और इसके 5 मेन आइलैंड हैं, सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी एंड पापुआ। अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया की कैपिटल की, तो इसका कैपिटल है जकार्ता और आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और ये स्टैब्लिश हुआ था 1967 में बैंकॉक में, जिसमें टोटल मेंबर 10 आपको मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है डिजी लॉकर के रिगार्डिंग, इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर एक ऐप है जो स्टोर करता है डिजिटल रिकॉर्ड को, और डिजी लॉकर इंडियन गवर्नमेंट के पेपर फ्री इनिशिएटिव का एक पार्ट है। डिजी लॉकर इट्स अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, वो इस डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और डिजी लॉकर में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप यहाँ पे डिजिटली कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे एज एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एज अ कॉपी ऑफ physical document as per rule 9 of the information technology preservation and retention of information by intermediaries providing digital locker facility rule 2016। क्वेश्चन आ सकता है कौन से रूल के थ्रू होंगे? तो रूल 9A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2016। इसका एम क्या है? बेसिकली डिजी लॉकर का एम है कि यूज़र्स जो हैं इसके, वो एक्सेस कर सके, वेरीफाई कर सके और स्टोर कर सके इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एक डिजिटल वॉलेट में। जैसे आपका पेटीएम का वॉलेट होता है या कोई मान लीजिए गूगल पे में या कहीं और वॉलेट होता है, वैसे ही आपका एक डॉक्यूमेंट का वॉलेट होगा और उस वॉलेट में आप डिजिटली डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपसे अगर मांगती है या कोई भी अथॉरिटी आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगती है तो आप उसको डिजी लॉकर में दिखा सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला 1 की क्विज से रिलेटेड है। अगर मैं फार्मूला 1 की बात करूं तो पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप फार्मूला 1 की होती है सिल्वरस्टोन सर्किट में विच इज़ इन यूनाइटेड किंगडम और ये होती है 1950 में और इसको जीतते हैं गिस्पी फेरिना। ही वॉज द फर्स्ट ड्राइवर टू विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ आपको ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे हुआ है, सो मोन्जा में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुआ है और 73 रेसेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई हैं। लुइस हैमिल्टन ये सबसे ज़्यादा ये F1 ड्राइवर हैं ब्रिटेन के जो सबसे ज़्यादा बार मोस्ट पोडियम फिनिश इन्होंने किया है। स्कोर इनका 197 पोडियम फिनिश ये कर चुके हैं। और यंगेस्ट ड्राइवर की अगर मैं बात करूँ तो मैक्स वर्स्टपेन, ही इज़ द यंगेस्ट ड्राइवर, 17 ईयर 166 डेज में इन्होंने पहली बार अपना डेब्यू किया था। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल आपको मिल जाता है फर्स्ट ह्यूमन के बारे में जिन्होंने पिग की किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी। सो रिक स्लेमैन वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू रिसीव अ न्यू किडनी फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग। जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग से इनको किडनी मिलती है और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, इसलिए न्यूज़ में, और इनकी डेथ हुई है 62 ईयर्स की एज में। अब एनिमल से किडनी का ट्रांसप्लांटेशन या किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसप्लांटेशन और इम्प्लांटेशन और इन्फ्यूजन इनटू ह्यूमन रिसेप्शन ऑफ एनीथिंग दैट इज ए और बी, दैट इज ऑर्गन या एनी फ्लूइड और सेल फ्रॉम एनिमल। सो जेनो ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next article is related to
कामीरती शेरपा। कामीरती शेरपा ये नेपाल से हैं और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। He became the person who climbed Mount Everest for the most number of time. That is कामीरती शेरपा, और 29 टाइम्स इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। ये एक माउंटेनियर है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो 8,849 मीटर्स का इसकी हाइट है और ये पार्ट है हिमालयस का। हिमालयस की अगर हम बात करते हैं, यंग माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, इसे लैंड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट विच इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं सेकेंड हाईएस्ट पीक की तो K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, हाईएस्ट पीक इन इंडिया इस कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका नाम कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा है, जो एक ब्रिटिश सर्वेयर थे जिन्होंने इसकी हाइट नापी थी। नेपाल में इसको समगरमाथा कहा जाता है। समगरमाथा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ यूनिवर्स या फॉरहेड ऑफ द स्काई। पहली बार इसको सर एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे ने इसको पहली बार क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को। अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है हमारे एशिया की वो माउंट एवरेस्ट से ही निकलती है। उनका सोर्स है इंडस हो गया, यांगजे रिवर हो गया या गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, ये आपके यहीं से ओरिजिन होता है, हिमालय से ही। एक आर्टिकल यहाँ पे आपको मिल जाता है जडेजा, दैट इज आईपीएल के बारे में, कि जडेजा बन जाते हैं थर्ड बैटर जिन्होंने फील्ड ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए जिन्हें आउट दे दिया गया। और जडेजा से पहले यूसुफ पठान को 2013 में और अमित मिश्रा को 2019 में फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आउट दे दिया गया था। मार्टिन, अगर हम जॉर्ज मार्टिन की बात करें, इनको फ्रेंच मोटो जीपी ये अभी रिसेंटली जीतते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से। देन कम्स एक यूक्रेनियन के बॉक्सर हैं वेसेली लामचेंको। वेसेली लामचेंको इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन दैट इज IBF का लाइट वेट क्राउन अभी रिसेंटली ये जीतते हैं। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। IBF की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्प्रिंगफील्ड न्यू जर्सी में है विच इज़ इन US और ये फॉर्म हुआ था 1983 में। वर्ड ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो 13th को वर्चुओसो एक वर्ड ऑफ द डे है। ये वर्ड हमें मिलता है, इसका मतलब होता है हैविंग और रिवीलिंग सुप्रीम मास्टरी और स्किल। इसका सिनोनिम है स्टार, एस, जीनियस, हॉटशॉट, एडेप्ट, चैम्पियन, ये इसके विज, दीज आर द सिनोनिम्स। और अगर हम इसकी बात करें यूसेज तो ही इज़ अ सेलिब्रेटेड क्लैरिनेट वर्चुओसो, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू 14th मई, जब हम 14th मई की बात करते हैं तो 14th मई में हमें पहला ही आर्टिकल मिलता है। अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप जो दिसंबर 25, 2021 में भेजा गया था स्पेस में, ये फर्स्ट रॉकी एक्सोप्लैनेट को फाउंड करता है और फर्स्ट रॉकी एक्सोप्लैनेट है 55 कैंक्री ई। 55 कैंक्री ई इज़ द फर्स्ट रॉकी एक्सोप्लैनेट जो अभी ह्यूमन ने डिस्कवर किया है। इसका डिस्टेंस अगर हम बात करें अर्थ से तो 41 लाइट ईयर्स अवे है ये धरती से। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज़ अ यूनिट टू मेजर डिस्टेंस इन स्पेस और 41 लाइट ईयर्स अवे है ये स्पेस से, ये अर्थ से। और ये एक स्टार के अराउंड, सन जैसे स्टार के अराउंड चक्कर काट रहा है। इसका रेडियस ऐसा बताया जाता है ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, दैट इज अर्थ से दोगुना है। और इसको आप सुपर अर्थ भी इसीलिए कह सकती हैं। और इसका वेट 8 टाइम्स ऑफ अर्थ है, धरती से 8 गुना हैवी ये प्लैनेट है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रॉकी प्लैनेट है यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया गया है, दैट इज़ पहला रॉकी प्लैनेट है जहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया गया है। और इसमें इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। ये जो फर्स्ट रॉकी प्लैनेट है जहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया गया है, इसको डिस्कवर किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 21 दिसंबर 2021 को भेजा गया था। और इससे पहले हबल टेलीस्कोप था जो अप्रैल 24, 1990 को स्पेस में भेजा गया था। अब इससे पहले कई सारे गैशियस प्लैनेट फाउंड आउट हुए थे, लेकिन पहला रॉकी प्लैनेट जिसका एटमॉस्फेयर है इट इज़ 55 कैंक्री ई।
कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे आपको मिलता है इंडियाज़ 85th ग्रैंड मास्टर, और भारत के 85th ग्रैंड मास्टर कौन बनते हैं? वो बनते हैं श्याम निखिल। ग्रैंड मास्टर कौन होते हैं? ग्रैंड मास्टर हाईएस्ट टाइटल है चेस में जो किसी को दिया जाता है, और ये टाइटल देता है FIDE, दैट इज़ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये टाइटल देता है। ये टाइटल दिया जाता है उस प्लेयर को जिसने 2500 FIDE क्लासिकल और स्टैंडर्ड रेटिंग जिसकी हो गई हो, और इसके साथ साथ 3 GM नॉर्म्स भी जिसने क्लियर कर लिए हों, उसको ये टाइटल दिया जाता है। सो 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इज श्याम निखिल। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग। खुशबू वर्सेस कनिमल 2010 का केस है, जिसमें ये कहा जाता है लिव इन रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, इसलिए ये इलीगल नहीं है। और रिसेंटली एक केस था 2015 का इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा, जिसमें कहा जाता है कि अगर बहुत टाइम से दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उस केस में जो पार्टनर है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती हैं। नाउ कमिंग टू इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी, ChatGPT रिसेंटली, जो ChatGPT जिसको OpenAI ने बनाया है, वो अपग्रेडेड वर्जन लेके आए हैं GPT-4.0 रिसेंटली। और अगर मैं बात करूं GPT-4.0, तो ये OpenAI का एक अपग्रेडेड वर्जन है ChatGPT का, एंड इसके CEO हैं सैम ऑल्टमैन। ChatGPT इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 30, 2022 में। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माउंट ईबू इरप्ट होता है। ये एक और वॉल्केनो है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडोनेशिया, जो अभी रिसेंटली इरप्ट होता है, दैट इज माउंट ईबू। सो माउंट ईबू इज ऑल्सो इन इंडोनेशिया। आभा खाटुआ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने वुमेन शॉटपुट में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इनका जो न्यू रिकॉर्ड है इट इज़ 18.41 मीटर्स। 10th मई की अगर हम बात करें, सो वर्ल्ड लुपास डे, वर्ल्ड लुपास डे ये 10th मई को बनाया जाता है। लुपास डे की अगर डिजीज़ की अगर मैं बात करूं, सो लुपास क्या है? लुपास एक डिजीज़ है विच इज़ दैट ऑकर व्हेन योर बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक योर ओन टिश्यू एंड ऑर्गन। जब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी ही टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू कर दे तो डिजीज़ फॉर्म होती है विच इज़ लुपास, और इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़। लुपास की अगर हम बात करते हैं, सो बटरफ्लाई लाइक शेप बन जाते हैं आपके नाक के पास के एरिया में, ऐसा कुछ शेप बन जाता है, और यहाँ पे ये स्किन डिजीज़ हो जाती है, और ये डिजीज़ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन्स को बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।